चलो कहाँ तक हुआ था बेटा? कहाँ? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। एसएससी में डिपेंड्स अपॉन, वो नहीं, वो कंडीशन होते हैं, वो स्प्रिंग सिस्टम पे है, पेंडुलम सिस्टम पे है, ठीक, किस पे है? जैसे स्प्रिंग सिस्टम पे है तो आप तब एक ऑप्शन डिसाइड करेगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ला बेटा क्वेश्चन लो। जैसे होता क्या ना, जब आया तो नाम दिया होगा तो उसके बेस पे डिसाइड होगा, नाम नहीं दिया है तो ऑप्शन क्या डिसाइड दिया गया फिर उसके बेस पे डिसाइड होगा। ला बेटा इनका क्वेश्चन है बेटा 13 बेटा। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक, एनर्जी, फेज कांस्टेंट, ठीक, एंड मास। इस केस में फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते बेटा, तब एनर्जी के बेस पे दे दिया होगा। क्या दिया आपने? तब क्या दिया है? तो स्प्रिंग सिस्टम स्पेशली है बेटा। लोग जाओ तो एक मिनट देखें लोग। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता नहीं है। अच्छा टाइम पीरियड पूछा है ना, तब ठीक है बेटा, तब सही है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू जैसे लिखते हैं बेटा ना, सुन लीजिए, टाइम पीरियड जब आप लेंगे, टाइम पीरियड पूछा गया है टी इक्वल टू 2 पाई, एम्पलीट्यूड के टर्म में होता तो रूट एम बाई के, ये हो गया स्प्रिंग सिस्टम के लिए। और जब हम लोगों ने पढ़ा था अभी क्या, सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई क्या जी लेते थे, ठीक, एल बाई जी लेते थे। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपको ऑप्शन दिया गया तो टाइम पीरियड पूछा गया तो क्या क्या फैक्टर दिया है उसमें, ना तो जी दिया है, ना तो यल दिया है, ना तो के दिया गया है, ठीक है। बेसिकली अपने यहाँ जो होता है वो स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम स्टडी करते हैं, और दूसरा कंडीशन आपका हो गया किसके लिए, इसके लिए, या कोई भी चीज अगर ऑसिलेट हो रही है तो वहाँ जी या तो काम एक्सीलरेशन का जो रिक्वायरमेंट होगा, या तो उसका क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की कंडीशन होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट में ये चीजें इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये चीजें आपको अवेलेबल नहीं है, तो बचा कौन सा तब, मास हुआ, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करेंगे। अगर एम्पलीट्यूड पूछा था किस पे डिपेंड करता, फिर हमारे एनर्जी पे डिपेंड, एनर्जी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो टाइम पीरियड पूछा है बेटा, हो गया। आगे आओ, किसी कोई क्वेश्चन? चलिए कहाँ तक हो गया था बेटा उस दिन? हो गया था, कराना था, चलिए ठीक। और एक ये बेटा कल क्लास वो जो शेड्यूल था अभी हम सर को बोल देंगे, वो कल वाला नहीं होगा बल्कि परसों होगा मेरा। नहीं कल क्या होगा, कल क्लास चलेगा, दूसरा केमिस्ट्री वाला चलेगा, ठीक, या अभी सर से बात कर लेंगे। मैनेज होगा क्योंकि बायो वाले सर भी नहीं है। कल केमिस्ट्री एक क्लास 3:30 से, अब सर से भी बात कर लेना। नहीं तो सर पहुंच पाएंगे स्कूल से तब ना, प्रॉब्लम तो ये है। चलिए लिखिएगा, अब क्योंकि वो वहाँ से आजकल आता है। अब बेटा देखो दो चीजें हैं ना, जब हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट होता था हम लोग अपने कार्ड करवा लेते थे, अब ऑफिशियली वो वहाँ से होता है,
या तो ऐसा वहां से ना आए तो हम लोग पेपर दे देंगे, फिर टेस्ट हो जाए। आप ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर सर से बात कर लीजिए। पेपर तो बहुत सारे पड़े हैं, पेपर की कोई इशू नहीं है। ठीक चलिए पूछ लेंगे। एक्चुअली होता है ना कि वो वहाँ से फिर गवर्न होता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी, अब वहाँ पे कुछ इशू होगा, नहीं हो पा रहा होगा, नहीं आया होगा पेपर या जो शेड्यूल वगैरह है। चलिए पढ़िए, टाइम जा रहा है। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं फिर आपसे। क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं कल। चलो बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिख लिया कुछ स्पेशल टाइप के पेंडुलम की कंडीशन बनती है, ठीक है। उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, तो हेडिंग करो बेटा, देखिए अगला हेडिंग करो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब देखो जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा ना, फार्मूला तो हमने पढ़ा दो, स्प्रिंग से अभी स्प्रिंग सिस्टम नहीं हुआ ना, अच्छा चलिए इसके बाद भी कराएंगे, ठीक। तो एक तो हम लोग जब स्प्रिंग सिस्टम का पढ़ेंगे तो इसके लिए करेंगे बेटा, और क्या किसी पेंडुलम की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इस फार्मूले में अगर कहा जाए क्या टी एल की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, तब तो इनफाइनाइट आ जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या है, ये तब तक के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं ना जब तक जी की वैल्यू कोई वेरिएशन ना हो, क्या हो, जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट लेते हैं, तब तक के लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं बेटा। लेकिन जब कंडीशन क्या होगा, लेंथ वगैरह आप इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जी वगैरह की वैल्यू में वेरिएशन आएगा, तो इफेक्टिव वैल्यू जो आपकी आएगी उसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिए बेटा, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ लिखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ the pendulum is comparable to the radius of earth, length of pendulum is comparable to the radius of क्या earth, then उस केस में बेटा रिलेशन जो होता है, फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी लिखते हैं, ठीक, लेकिन वहां पे जब रिलेट करते हैं तब कंडीशन हमारा क्या करेगा, चेंज हो जाता है। तो लिखिएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हम लिख देते बेटा। जैसे ये तो कंडीशन होता था जब हमारा एक फाइनाइट लेंथ हम लोग लेते थे, ठीक। जब लॉन्ग लेंथ की वैल्यू लार्ज होती है तो उस केस में रिलेशन हमारा जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। तो टी इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई, याद रखिएगा, रूट 1 अपान जी, ब्रैकेट में 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर, मतलब यहाँ आर ही ले लीजिए, रेडियस ऑफ एर्थ के टर्म में हम लोग लेते हैं, ठीक। तो 1 पाई एल प्लस 1 अपान आर ही, ये रिकन्वर्ट हो जाता है। और बोला क्या जा रहा है, यल, ठीक, अगर यल की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, अगर यल की वैल्यू कैसी हो, वेरी स्मॉल, आपका आर ई के रिस्पेक्ट में होता है, तो 1 अपान यल की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 अपान आर ई होगा। तो फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी हम लोग लिख लेते हैं। ये हम दोनों बता दे रहे हैं, बेसिक फार्मूला जो रिलेट होता है यहीं से होता है बेटा, ठीक। अब कंडीशन है, इफ अगर एल लेस देन आर ई हो, अगर लेंथ जो पेंडुलम का होता है, जो जनरल केस में हम लोग पढ़ते हैं, लेंथ की वैल्यू अगर वेरी स्मॉल हो किसके, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपान यल की वैल्यू क्या होगा, देन मच ग्रेटर देन 1 अपान आर ई हो जाएगा ना। अरे भाई ये डिवाइडेड अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कम होगी, और ये अगर स्मॉलर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है बेटा, दूसरी वाली बहुत छोटी, यानी एक वेरी लार्ज है, दूसरी वेरी स्मॉल है, तो स्मॉलर वाली क्वांटिटी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर एल की वैल्यू वेरी स्मॉल आर ई के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला आपका हो जाता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट 1 अपान, देखो जी इंटू
1 अपान क्या बचेगा ब्रैकेट में L, और इस वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या कर लेंगे 1 अपान RE की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो इग्नोर कर देते हैं, तो ये L ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जो फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का वो वही आ जाता है T = 2 पाई रूट L बाई कितना G। लेकिन ये तब अप्लीकेबल होता है बेटा जब लेंथ की वैल्यू पेंडुलम की क्या रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल हो, तब के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन आपका हो गया, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हम लेते हैं इफ, अब की बार कहा गया L की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट है। अगर लेंथ जो आपको पेंडुलम का दिया गया है वो वेरी लार्ज हो, यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया कितना इनफाइनाइट दिया गया है, तो लेंथ की वैल्यू जब वेरी लार्ज होगी यानी इनफाइनाइट आप ले लेंगे तो उस कंडीशन में 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 अपान RE वाला फैक्टर क्या करेगा वो हमारा बचेगा। उस केस में कौन सा बचेगा 1 अपान RE वाला बचेगा। तो इफ L = इनफाइनाइट दैट इज L मच ग्रेटर देन क्या RE। अब की बार L की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो RE के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बहुत ज्यादा हो गया बेटा, बहुत ज्यादा हो गया। तो इस इक्वेशन से रखेंगे तो T = 2 पाई रूट 1 अपान कितना इनफाइनाइट कर लेते हैं RE कर लेते हैं, RE रख लो 1 अपान L प्लस 1 अपान कितना RE। अब बेटा क्या हो रहा है L की वैल्यू इनफाइनाइट है, जब L की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1 अपान L की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो बचेगा 1 अपान कितना RE। तो जी यहाँ छूट गया बेटा। जी ब्रैकेट 1 अपान L प्लस ये फैक्टर आपका L = क्या लिख रहे हैं हम लोग इनफाइनाइट ले, तो ये फैक्टर 0, ये बचेगा 1 अपान RE। RE कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर T = 2 पाई अंडर रूट RE बाई क्या होगा जी। अब इस क्वेश्चन में RE की वैल्यू 6400 किलोमीटर यानी कि कितना होता है, उसी को आप क्या 6.5 क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, उसी को आप लिख लीजिए किसके पावर के फॉर्म में, तो 6.4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 6, अरे 6400 किलोमीटर 1000 से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो 2 जीरो यहाँ था और क्या हो गया 3 वो 5 जीरो हो गया, डेसिमल 1 डिजिट पे कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो आ जाता 6.4 इंटू 10⁻6। और G की वैल्यू जनरल कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन में ले लेते हैं बेटा कितना 10 ले लीजिए, 9.8 की बजाय क्या ले लीजिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 ले लीजिए, या 9.8 ही रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ RE एंड G, RE और G की वैल्यू को अगर आप क्या करिए पुट कर दिया जाए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना आएगा T = 2 पाई की वैल्यू लगो 3 पॉइंट कितना बेटा RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6, G की वैल्यू आप 9.8 ले लो या 10 ले लो यार, तो उस कंडीशन में क्या होगा 9.8 है कि तो स्क्वायर करेंगे तो कट जाता है बेटा, वो 9.8 है कि कोई दिक्कत नहीं है, 9 पॉइंट कितना है 8 है ठीक। तो उस केस में क्या करेंगे यहाँ से इसका रूट अप कर लीजिए, इसी को 2 इंटू 3.14 ये रूट से बाहर करेंगे ना 9.8 को, तो वैल्यू आपका क्या 3.14 यानी पाई के बराबर लगभग आता है अप्रोक्सीमेटली ठीक। तो ये हो जाएगा 3.14 और ऊपर वाला क्वांटिटी 6.4 है, 6 पॉइंट क्या है 4 है। अब अगर वो 64 होता तो 8 आ जाता, या 0.64 होता तो क्या 0.8 आ जाता, लेकिन अब वो 6.4 है तो इसका मतलब जो उसका रूट आएगा वो 2 पॉइंट क्या आएगा समथिंग आएगा ठीक। अब निकालिए कितना आ रहा है, तो रूट 6.4 यानी ये होगा 10⁻3 अंडर रूट में 6.4, रूट निकालो बेटा, रूट निकाल के इसको मल्टीप्लाई करिए। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते बेटा ना अप्रोक्सीमेटली ये आता है कितना 5026 सेकेंड के बराबर आता है, और उसी को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से आप डिवाइड करोगे तो लगभग 84.6 मिनट आता है ठीक। इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये काट दीजिएगा ठीक, 2 2 4 ये लगभग आ जाता है बेटा 5.26 इंटू 10⁻3, ये सेकेंड में आ रहा है, इसी को हम लोग 5026 सेकेंड कह लेते हैं, और यही 84.6 मिनट के बराबर होता है। और घंटे में बदलेंगे तो 60 से फिर डिवाइड कर दो तो 1.4 मिनट आ जाता, 1.4 आवर आ जाता है। तो कंडीशन क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कोई
कोई भी पेंडुलम है, ठीक, उसके स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता है। जबकि आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा टी इक्वल टू क्या 2π√L/g। अब उस फार्मूले पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा ना भाई। अगर एल की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख रहे हो, इस फार्मूले पर आंसर क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। पहला ऑप्शन भी इनफाइनाइट रहेगा, बट इनफाइनाइट नहीं होता है। वो वैल्यू हमारा लगभग 84.6 मिनट या 5026 सेकेंड या इसी को आपका आवर में लेते हैं। अगर कन्वर्ट करते बेटा किसमें, आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1.4 आवर आ जाता है, 1.4 आवर के लगभग। यानी कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई पेंडुलम है, उसकी लेंथ स्ट्रिंग की इनफाइनाइट है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर के इक्वल होगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर के क्या होगा, इक्वल होगा। हो गया बेटा, समझ गया। तो इसी को हम लोग कह लेते बेटा इनफाइनाइट लेंथ का अगर है तो उसके कंडीशन में क्या होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। और दूसरा केस बनता है कि अगर एल की वैल्यू आर के बराबर हो जाए, एल की वैल्यू कितना हो, आर के बराबर हो, यानी कि रेडियस जो अर्थ का है आदि के बराबर हो जाएगा लेंथ उसकी स्ट्रिंग की, तो उस केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर आता है। तो यही ऐसे पॉइंट करके लिख लो। लिखिएगा इफ, अगला पॉइंट यहाँ तो नोट कर लिया, जल्दी करिए, हो गया है, जल्दी करो बेटा। और यही चीज आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। अगर किसी टनल, कोई टनल बना दिया जाए क्या क्रॉस, और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक, तो उस केस में उसका जो टाइम पीरियड होता है वहाँ भी यही आया था, याद करिए, बताया गया था। अगर यह के क्या डायमीटर के क्रॉस कोई टनल बना दिया जाए, ठीक, टनल मतलब क्या, सुरंग, ठीक, तो उस केस में अगर एक साइड से दूसरे साइड तक उसको पास करा दिया जाए, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक साइड से अगर ड्रॉप करेंगे ना, तो वो 1.4 आवर के बाद फिर से क्या करेगा, रिटर्न बैक वहीं उसी पोजीशन पे आएगा। यानी आप छोड़ोगे फिर जाएगा 1.4 घंटे के बाद फिर से आपस वापस में आ जाएगा, ठीक। तो परमानेंट विदाउट, एक बार वन टाइम क्या इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इनकम, हाँ, ठीक, बनाया जाए जी, हाँ। 1.4 आवर की पूरी आपकी क्या दुनिया की जर्नी कराएंगे पाताल लोक की, है ना। चलो देखो, लौटते लौटते पता नहीं रहेंगे कि, हाँ, चलो देखो, तो ये कंडीशन हो गया 1.4 आवर्स आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक। अगला करेंगे इसे ले लिया पॉइंट, ठीक। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी उसके स्ट्रिंग का लेंथ इफेक्टिव लिया जाता है बेटा, बोला जाता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, if length of pendulum is equal to radius of earth, equal to radius of earth, यानी कि if L equal to RE, then time period of such pendulum is, then time period of such pendulum is, time period of such pendulum is approximately, टाइम पीरियड ऑफ सच पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, लगभग 1 आवर बेटा, ठीक। इनफाइनाइट लेंगे तो 1.4 आवर, और जब हम लोग लंबा लेते हैं कितना, आर के बराबर, तो 1 आवर निकालेंगे ऐसे बेटा, टी इक्वल टू 2π√1 अपान कितना जी, ब्रैकेट में 1 अपान एल था ना, तो एल की जगह पे आर ई प्लस 1 अपान कितना आर ई, तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपान आर ई ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2π√RE अपान 2G हो जाएगा, RE अपान कितना और 2G, और इसकी वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 2 × 3.14 √RE की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶/2 × G की वैल्यू 9.8। सिंप्लीफिकेशन पे लगभग यही आता है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के, यानी कि 1 आवर का मतलब कितने मिनट हो गया,
60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करोगे, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है बेटा आर 60 मिनट आर 1 आवर, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा तो कर डालिएगा। तो 1 आवर आपका टाइम पीरियड होगा। अगर रेडियस जो आपका है उसके बराबर कोई पेंडुलम की लेंथ बना दीजिए। ठीक, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब आपको डायरेक्टली खाली वही पूछा जाएगा। इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल बी कितना इक्वल टू रेडियस ऑफ एयर देन टाइम पीरियड विल बी। अब गलती से अगर आपने इस फार्मूले में रख दिया T इक्वल टू किसमें 2 पाई अंडर रूट L बाई जी वाले में, यहाँ आर ही रख दोगे तो 1.4 आवर आ जाएगा। ठीक, अगर एल की वैल्यू इस फार्मूले में आर ही रखोगे ना तो वैल्यू जो हमारी यहाँ भी आई थी ना वो वाला मिल जाएगा। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार रॉन्ग कराते हैं। ठीक, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट क्या होगा आपका, मिलेगा तो बट कौन वाला, ठीक निगेटिव वाला। हाँ, 4 प्लस नहीं 1 माइनस। हाँ चलिए, तो ये कंडीशन आपका हो गया। एक टर्म आता है बेटा सेकेंड पेंडुलम, किसी को आइडिया व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम? सेकेंड पेंडुलम, हाँ, दो पेंडुलम हुज टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड। ऐसे पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसी को सेकेंड पेंडुलम कहते हैं बेटा। अब पूछा आपको जो गया था डिफरेंशियल के पॉइंट पे बहुत पहले पूछा गया था। ठीक, लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम विल बी अप्रॉक्सीमेटली, पूछा जाता है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो उस केस में अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बेटा 1 मीटर लेते हैं, 99 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आता है। तो वो वैल्यू लगभग जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। यानी कि कोई अगर सिंपल पेंडुलम आप बनाइए, ठीक, सो रही बेटा, जगते रहो, दिमाग और क्या नाक कान गले से सबसे हैं। तो कंडीशन क्या होता है, जो सेकेंड पेंडुलम आपका होता है दो पेंडुलम हुज टाइम पीरियड विल बी कितना 2 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड है तो उसी को नाम दिया जाता है बेटा सेकेंड पेंडुलम। और जो सेकेंड पेंडुलम होंगे ना उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.34 क्या सेंटीमीटर या कह लो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1 मीटर या 99 पॉइंट क्या 3 या 4 से आप कैलकुलेशन पे सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो उसी को टर्म आप देते हो का सेकेंड पेंडुलम कह लेते। तो लिख लीजिए बेटा सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम लिखिए। If the time period of a simple pendulum, if the time period of a simple pendulum, if the time period of a simple pendulum is 2 second, time period of a simple pendulum is 2 second, then it is called second pendulum, second pendulum। पॉइंट करके लिख लीजिए। अब अगर यहाँ से लेंगे बेटा ना आप t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दो। अगर t की वैल्यू कितना लें बेटा हम लोग 2 सेकेंड रख लीजिए। ठीक, इस फार्मूले में 2 इक्वल टू अगर 2 इंटू 3 पॉइंट कितना 1/4 रूट एल अपान क्या जी की वैल्यू 9.8। सॉरी, इसको बाहर करोगे रूट से तो क्या ये पाई और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसकी वैल्यू 9.8 की अप्रॉक्सीमेट 3.146 समथिंग आता है। ठीक, तो उसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो ये 2 क्या कैंसिल, ये वैल्यू आया 1 इक्वल टू 3.14 अपान 3 पॉइंट कितना 14 इंटू एल, ये भी वैल्यू कैंसिल, स्क्वायर करो तो 1 इक्वल टू कितना एल, तो एल की वैल्यू 1 मीटर, 1 कितना मीटर। एग्जैक्टली करेंगे तो 1 से थोड़ा सा वैल्यू 99.34 आता है। ठीक, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेंगे तो जो जी की वैल्यू होती है 3.146 समथिंग आता है। कैलकुलेट करके देख लीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसलिए वैल्यू जो होती है 1 से स्लाइटली क्या आता है लेस आता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना जनरल कंडीशन लेते हैं तो वही वैल्यू कितना ले लिया जाता है। चेक करिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। हाँ निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक, रूट ऑफ 9.8 हाँ ठीक, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो होगी क्या होगी उससे के लगभग लगभग क्या आता है
बराबर 3.13 अप्रॉक्सीमेट। तो वैल्यू लेंगे तो ये 1 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा, इसीलिए वैल्यू जो आता है लगभग 0.993 आता है, 0.99 कितना 3। और इसी को जब मीटर में आप लेंगे ना, सेंटीमीटर में लेंगे, तो वैल्यू जो आता है एग्जैक्ट जब लेते हैं तो L इक्वल टू ये रहेगा 99.3। ये मीटर में था बेटा, यहाँ जो वैल्यू लिया था वो किस में था, यहाँ पे जो वैल्यू आपने लिखा है L इक्वल टू 0.993 ये मीटर में था, इससे डिवाइड करोगे तो 99 पॉइंट क्या ये सेंटीमीटर में आएगा। या क्लोज टू इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं 1 मीटर। ऑप्शन के टर्म में जब बनाया जाता है तो 1 मीटर बोला जाता है, ऑप्शन के टर्म में जब डिजाइन किया जाएगा तो वो क्या लेगा 1 ना, बहुत अगर एक्यूरेसी है तब फिलहाल 99.3 ले लीजिएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं सेकेंड पेंडुलम के स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो वैल्यू आपकी आ गई 99.3 सेंटीमीटर, ठीक। और टाइम पीरियड कितना होगा तो आप बोलोगे कितना 2 सेकेंड, कितना हो गया 2 सेकेंड, ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा, जल्दी करिए। पॉइंट याद रखिए, कोई ऐसा टेढ़ा चीज नहीं है, जो भी पूछा था कॉमन ही बनता है वहां पे। नेक्स्ट अब हेडिंग का जो आपको मेनली यहाँ से डिजाइन होता है स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम। अब थोड़ा समझ लेंगे, हो गया बेटा इतना। देखो स्प्रिंग सिस्टम पे भी जब हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं बेटा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, कोई भी स्प्रिंग है वो चाहे वर्टिकली आप हैंग करिए चाहे हॉरिजॉन्टली रखिए, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो बेटा ये स्प्रिंग है, वर्टिकली अगर हम रखेंगे तो इसकी लेंथ मान लो ओरिजिनल कितनी है L है, ओरिजिनल लेंथ आपका कितना है L है। इसमें ये आपका इसकी नेचुरल पोजीशन है, अगर इससे किसी बॉडी को आप कनेक्ट करेंगे तो ड्यू टू मास यानी वेट उसके क्या करेगा इलांगेट होगा। भाई कोई चीज़ आप हैंग करोगे स्प्रिंग से तो क्या करेगा उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। अगर हमने ले लिया बेटा एक बॉडी को इससे हैंग कर दिया जिसकी वजह से इसके लेंथ में इलांगेशन आपका एक डेल्टा L का हो गया, या इसको कैपिटल L ले लीजिए, इसे स्मॉल ले लीजिए, इसका मास हमें m है। तो जब बेटा इसको हम लोग हैंग करेंगे तो उसमें इलांगेशन होगा, यह तब तक इलांगेशन आपका होगा बेटा जब तक उसकी क्या जो वेट है बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी कितना होगा mg। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया, वो वेट की वजह से इलांगेट हो रहा है। वेट ऑफ बॉडी जो होगा ये इसमें इलांगेशन जो आपका यानी कि स्ट्रेचिंग जो हुई उसकी वजह से ऊपर लगने वाले किसके जो रिस्टोरिंग फोर्स है आपका, ठीक, उसके इक्वल ना हो जाए, उससे क्या ना हो जाए इक्वल ना हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा या फिर इक्वल टू -k/x, या अगर आपने इसको L के टर्म में लिखा है, इसे मान लो इलांगेशन हमने x पढ़ा तो उस केस में यहाँ पे f की जो वैल्यू होगी वो माइनस कितना होता है, f की वैल्यू -kx के बराबर होता है। माइनस साइन इंडिकेट करेगा ये हमेशा जो उसमें इलांगेशन हो रहा है उसका अपोज करेगा, चेंज जो होगा उसका अपोज करेगा, इलांगेशन ही ना कहो। आप कंप्रेस करेंगे तो भी क्या करेगा वो एक्सपेंड करना चाहेगा, और अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो क्या करेगा वो कंप्रेस होना चाहेगा, मतलब जो भी उसमें चेंजेस होंगे उसका वो अपोज करेगा, ठीक। अब कंडीशन जो अपोजिशन आपका हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पे, ठीक। जितना भी वहाँ पे अपोजिशन डेवलप होगा ना, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा सेम लेंथ के लिए उतना ज़्यादा आपको क्या रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, या दूसरा कह लो लेंथ में चेंजेस जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारे क्या वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेस की ज़्यादा नीड होगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप वर्टिकली हैंग किया है तो ये mg जो होता है वो kx के बराबर होता है, mg इक्वल टू कितना हो जाएगा kx के बराबर होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, किससे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइन है, इससे सपोज दैट हमने डेल्टा x का यहाँ पे चेंजेस किया। अब इस डेल्टा x का चेंज करने की वजह से इस पे बेटा रिस्टोरिंग फोर्स और बढ़ेगा,
भाई लेंथ में हमने और बढ़ाया ना, तो वहाँ फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सुनना, पूछा जाता है ये जो पहले इसमें इलांगेशन हुआ था, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसके ऑसिलेशन यानी एसएचएम के लिए, कि जो फर्दर हम लोग इलांगेट कर रहे हैं ये उसके लिए क्या एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, जो इनिशियल इलांगेशन बाय ड्यू टू वेट हुआ वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एसएचएम के लिए, कि जो फर्दर हमने और इलांगेट किया उसकी वजह से वो एसएचएम करेगा। पहले वाले की वजह से या बाद में जो और आपने उसको स्ट्रेच किया उसकी वजह से। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमने ये पूछा कि जैसे हमने उस एक ब्लॉक को हैंग किया उससे, तो उसमें लेंथ में एक्स पहले तो बाद में खींच रहे हैं। अगर मास लगाए नीचे तक मतलब अपना एक्स लंबाई बढ़ाएगा, लेकिन जो डेल्टा एक्स की है वो सच्ची टाइम पीरियड ऑसिलेशन की वजह से डेल्टा एक्स भाग रहा है। बैठिए, सही है। तो कंडीशन क्या होता है कि जो फर्दर इलांगेशन, ये तो जो आपने इंक्रीजमेंट हुआ था बेटा ना, ये इसके क्या वेट को बैलेंस करने के लिए हुआ था, ऑसिलेशंस के लिए वो नहीं था। आपने अगेन जो फर्दर इसमें चेंजेस किया, अब इस चेंज की वजह से जो फोर्स लगेगा ना एक्स्ट्रा, जो हमारा फोर्स क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स इस पर डेवलप होगा। अब जो फोर्स हमारा एफ डैश सपोज दैट डेवलप हो रहा है, तो एफ डैश इक्वल टू होगा माइनस के एक्स प्लस कितना डेल्टा एक्स। ये जो एक्स्ट्रा आपका फोर्स देखिए डेल्टा एक्स की वजह से हो रहा है वो उसको ऑसिलेट करेगा, और जैसे आप फ्री करोगे ऊपर की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम में जाके रुकेगा नहीं, फिर से क्या करेगा ऊपर मूव करेगा। तो अप एंड डाउन क्या होगा, उसका मूवमेंट होता है, और उसी को हम लोग एसएचएम कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं उसे, एसएचएम कह लेते हैं, क्योंकि मेन पोजीशन के क्या टू एंड फ्रो मोशन आपका होता है। और अगर आइडियल कंडीशन है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अगर आपका फिलहाल प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलता है कि एक बार खींच दो लाइफ टाइम वो मूव करता रहे, बट अगर आपका आइडियल कंडीशन होता तो उस केस में आप कंटिन्यूअसली वो मूव करता रहता। ठीक है, तो ये केस आपका होता है स्प्रिंग के लिए। ऐसे अगर आप हॉरिजॉन्टली रख रहे हो, क्या करना है बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रखने पे अपने खुद तो इलांगेशन होगा नहीं, जैसे समझ लीजिए, तो फिर आगे टाइम पीरियड देखा जाता है। जैसे ले लो सपोज दैट ये बेटा ओरिजिनल लेंथ इसका था, ठीक, कैसा था ओरिजिनल लेंथ था। अब स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा के है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का जो है वो कितना है के बराबर है, और ये ओरिजिनल लेंथ है। अगर इसको आप स्ट्रेच या कंप्रेस करिए, ठीक, हमने क्या किया अभी यहाँ से ब्लॉक को जोड़ा, इसमें कोई भी क्या इलांगेशन और कंप्रेशन ब्लॉक रखने से नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये किस पे है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है। अब अगर इसे फर्दर आप स्ट्रेच करेंगे, इसे हम लोगों ने अगर फर्दर स्ट्रेच किया बेटा, चाहे स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो कुछ भी कर सकते हैं, फर्दर स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन करेंगे, एक सेकंड बेटा, फर्दर क्या करेंगे बेटा स्ट्रेच या फर्दर स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जब इसको आप स्ट्रेच करेंगे, मान लो इसके लेंथ आपने वर्जिनल लेंथ से इंक्रीजमेंट किया, जब इंक्रीजमेंट आप करें एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, कौन सा फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ये इधर की तरफ होगा, ठीक। और इसकी वैल्यू भी अगर आपको इंक्रीजमेंट एक्स या एल के लिया है तो उस कंडीशन में जैसे वहाँ पे लिखा था एफ इक्वल टू कितना माइनस के एक्स, सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स आप जैसे आप फ्री करेंगे ये क्या करेगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, ये कंडीशन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम से हमने डिस्प्ले, यहाँ तो इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पे थी और यहाँ इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पे है, ठीक। अब यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया है तो ये फ्री करेंगे तो इधर उधर क्या करेगा, वो ऑसिलेट होगा। तो दोनों का मीनिंग ये हो गया कि अब वो ऑसिलेशन से एसएचएम तब करेगा जब हम मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे है तभी इक्विलिब्रियम है, आपने स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया उसमें ऑसिलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट वहां पे रहेगा जब आप उसको बॉडी को हैंग करेंगे उससे, तो उसके वेट की वजह से इलांगेशन होगा, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कंडीशन होगी, वो इक्विलिब्रियम को क्या करेगी, मेंटेन करने की कंडीशन होगी। लेकिन जब हम लोग को क्या करेगा, उसके बाद आप स्ट्रेस फर्दर स्ट्रेस करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में वो ऑसिलेशन शुरू करेगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ऐसे डायग्राम बनाइए लाइन वाले। प्रोग्राम के चक्कर में सर दर्द हो जाता है। चलो क्या लिखना है बेटा, तो ये कंडीशन आपका होता है, उसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कह लेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब कंडीशन क्या होगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर कहा जाए किसी भी डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं उस पर हम लोग सेम लोड अप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, सेम लोड अप्लाई किया जाए, तो एक्सटेंशन किसमें ज़्यादा होगा, अगर सेम लोड अप्लाई किया जाए अलग अलग स्प्रिंगों पे बेटा, किसमें इलांगेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा, जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम या ज़्यादा, जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसमें इलांगेशन की वैल्यू बेटा क्या होगा, ज़्यादा। जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलांगेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक भाई। ऐसे ले लो ना, पेन है जैसे मान लो है, हम एक फिंगर से इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर ले रहे हैं। आप साइकिल में या गाड़ी में साका लगा होता है, आप बैठते हो तब जाके कहीं थोड़ा सा क्या करता है, दबता है। आप ट्रेन में आप देखो दो जो कंपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में बफर्स लगे होते हैं, जब ट्रेन क्या होती है ब्रेक लेते हैं तब वो कंप्रेस होता है, ठीक। अब इतनी बड़ी ट्रेन इतनी स्पीड से होती है उसके बाद स्लाइटली कंप्रेशन आपका होता है, ठीक। अब उसमें अगर आप जैसे 8 से लोग धक्का दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल वो भी क्या है, स्प्रिंग ही है। इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जिसके जितने ज़्यादा होगी बेटा उसके वेरिएशन या चेंज इन लेंथ उतना क्या होगा, कम होगा, अगर सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी आपका क्या होगा, उतना वहाँ पे कम फोर्स लगा के ज़्यादा इलांगेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे पॉइंट करके लिए डायग्राम बना लीजिए और 2 पॉइंट लिख लीजिए, तो उसके बाद फिर टाइम पीरियड वगैरह बताया जाए। कुछ लिखा नहीं ना अभी स्प्रिंग में, लिखिएगा। व्हेन स्प्रिंग इज, 2 लाइन लिख लीजिए, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड आर कंप्रेस्ड, स्ट्रेच्ड STRETCHED, स्ट्रेच्ड आर, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड आर कंप्रेस्ड from its normal position, from its normal position
फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन ठीक, बाई ए स्मॉल डिस्टेंस कितना बनाया हमने x की l, बाई ए स्मॉल डिस्टेंस x, देन चलो क्या लिखा, स्मॉल डिस्टेंस कितना x लिखे, देन ये रिस्टोरिंग फोर्स इज develop in the spring, then a restoring force is developed in the spring ठीक, बिकॉज इट ओबे, आपने पढ़ा हुक सला, बिकॉज इट ओबे हुक सला, या चला बोलो के ई अपोस्ट्रोफी एस, हुक सला। अब नीचे ले लिया, यह प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस हाफ एक्स, या एफ इक्वल टू के एक्स हो जाता है। एफ को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कह लेते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कह लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स ठीक, एफ जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा ठीक। हो गया, के को आप कहते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट में लिख लेना, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो होगा वो क्या कहेंगे आप, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका होगा क्या होगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी एफ का, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से आप दिखाएंगे जो हमारा क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट के है ठीक है। अगर के की वैल्यू निकालोगे तो बेटा मैग्नेट में एफ बाई क्या होगा, यक्स के बराबर होगा इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब इसकी अगर यूनिट कहते हैं क्या होगा, यूनिट आप निकालोगे तो यूनिट कितना होगा बेटा, एसआई यूनिट ऑफ के, ये हो जाएगा फोर्स का कितना होता है न्यूटन, और ये आपका इलांगेशन है वो मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन क्या कहेंगे बेटा, डायमेंशन देखो फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, और एल से डिवाइड कर देंगे तो एल कैंसिल होगा, एम टी के पावर -2 हो जाएगा ठीक, हो जाएगा। अब अभी आगे फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए, किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो जो उससे कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग में आपको वर्क करना पड़ेगा ना, वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। इसी स्प्रिंग को आप नेचुरल लेंथ से दबाइए या बेटा फैलाइए, खींचिए या दबाइए, क्या करिए, कंप्रेस करिए, उसको स्ट्रेच करिए या कंप्रेस करिए, तो जो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन में हमें वर्क करना पड़ेगा वो उसके किसके फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। किसके फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लीजिएगा ठीक है, व्हेन एरो लगा के पॉइंट बना लो, व्हेन ए
spring is compressed or stretched, when spring is compressed or stretched, when spring is compressed or stretched, then the work done in this process, मतलब स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन में, in this process work done in this process will be stored in the form of elastic potential energy of elastic potential energy of किसके स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सिस्टम है उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगा, वो स्टोर्ड होता है। ठीक, बोला जाता है बेटा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किन चीज़ों पे। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो स्प्रिंग की होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कोई बताएगा? किस पे? उसके रेडियस पे, उसके लेंथ पे, उसके मटेरियल जो आपका जिस मटेरियल का वो बनाया गया है उस पे, उसके मास पे। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ है, टाइम पीरियड नहीं। जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो मास पे, स्प्रिंग के मास पे डिपेंड करेगा, आप उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके क्या रेडियस पे डिपेंड करेगा, या जिस मटेरियल का स्प्रिंग आपने डिजाइन किया बनाया है उस पे डिपेंड करेगा। हाँ, मटेरियल। और कोई? अब कहेगा मास पे भी करेगा, मास पे भी करेगा। और लोग और जब मास बढ़ाओगे तो सिस्टम में रेडियस बढ़ जाता है, डेंसिटी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रह जाती है ना। इसलिए वहाँ पे उसको फैक्टर को हम लोग जिसके वेरिएशन से, जैसे दो मान लो बॉडी है, अब वो सेम उसका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू सेम है, बाकी फैक्टर सेम है, एक का डेंसिटी ज़्यादा है एक का डेंसिटी कम है, तो उससे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं अफेक्टेड होता है, डायरेक्टली मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास पे डायरेक्ट क्या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। नहीं तो जो डेंसर मटेरियल होते हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं सेम थिकनेस के लिए। जो लाइटर होते हैं उनके क्या होते हैं, कम होते हैं। तो डायरेक्ट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लीजिए बेटा, कलर पेन से लिख लीजिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये नोट कर लिया, लिखिए कलर पेन से नोट कर लिए। देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन रेडियस, comma length and material of the wire, radius, length and material of the wire used in स्प्रिंग के बनाने में जिसका हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन स्प्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपको सोच के बताओ, प्रैक्टिकली भी आपने ऐसा कुछ फील हुआ होगा, अगर आपने करे होंगे। अगर दो अलग अलग स्प्रिंग दिया जाए, सेम थिकनेस का है बेटा, मोटाई बराबर है, सेम मटेरियल का है, एक की लंबाई ज़्यादा है एक की लंबाई कम है बेटा, एक की लंबाई ज़्यादा है दूसरे की लंबाई कम है, बाकी सारा कंडीशन सेम है, रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ बाकी सेम है। तो बोला जा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग होगा। एक ही मटेरियल का है, एक ही रेडियस, इक्वल रेडियस है दोनों का,
सब कुछ कंडीशन सेम सेम है, तो बोला जा रहा है एक स्मॉलर है दूसरे लॉन्गर है, तो उसकी लेंथ क्या, लेंथ जिसकी ज्यादा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा या कम या बराबर? इसका ज्यादा इसका कम होगा। हाँ, इसका ज्यादा होगा। याद रखेंगे बेटा, जिसकी लेंथ की वैल्यू, अगर सब कुछ क्राइटेरिया सेम है, रेडियस आपका सेम है, मटेरियल सेम है, तो जिसकी लेंथ की वैल्यू लार्जर होगी, ठीक, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉलर होगी। आप खींचोगे आसानी से खींच जाएगा, छोटा होगा तो उसे खींचना क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी कि उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है स्मॉलर होती है, जो लॉन्गर साइज का होगा। पॉइंट करके लिख लीजिए। और इस पे ग्राफ भी पूछा गया एक बार, देखिए, द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज, द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज, spring constant K is inversely proportional to the length of the spring. Length of the spring, ठीक, and also inversely proportional to elongation या extension कह लेते हैं, also inversely proportional to elongation or extension, also inversely proportional to elongation or extension, इलांगेशन तो कंप्रेशन में होएगा। तो यहाँ पे होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लेकिन ध्यान रखेंगे ये तब के लिए अप्लाई होता है जब आपका बाकी फैक्टर्स कैसा है, सेम सेम है, मतलब मटेरियल और उसकी रेडियस अगर सेम सेम है तो लेंथ जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा उतनी कम होगी। और ये आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में दोनों आ जाएगा, कंप्रेशन और क्या, इलांगेशन, ठीक, मतलब उसमें जो चेंजेस करेंगे उसकी लेंथ में, उसके इनवर्सली पावर जितना ज्यादा जो इलांगेट होगा इसका तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, जो इसमें कम चेंजेस आएंगे लेंथ में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ अगर बोलते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो कैसा मिलेगा, इसमें लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे लेंथ जैसे जैसे बढ़ाओगे, ठीक, वैसे वैसे इलांगेशन की वैल्यू, ठीक, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा, इलांगेशन यानी लेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, यानी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के। हो जाएगा, जल्दी करिए। हाँ बेटा, कम आता है, अरे भाई के जो है किस पे, लेंथ के बढ़ने के साथ साथ के घट रहा है ना, कि बढ़ रहा है, घटेगा, हो रहा है ना, के घट रहा है, तो आप यहाँ क्या ले रहे हो, लेंथ ऑफ स्प्रिंग एल, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, के है, तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे के की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। आएगा कंफ्यूजन जी, जब कांस्टेंट जीरो होता तब लेते हैं यार, यहाँ पे वेरिएबल जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, के की वैल्यू, एफ की वैल्यू के इंटू एल लेते हैं ना, तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, एक कांस्टेंट मिल रहा है वेरिएबल, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको स्लोप दिस मिले। ओके बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट करके ऐसे पॉइंट ही लिख लीजिए।
when spring of length L is cut into two pieces of length L1 and L2, such that दो पार्ट में काटे बेटा, जैसे मान लो टोटल लेंथ है, सॉरी स्प्रिंग ये है, ये टोटल लेंथ बेटा L दिया गया है, इसको दो पीस में हमने काट लिया बेटा। क्या किया? दो पार्ट में आपने काटा। ये मान लो L1 है और दूसरा वाला जो है वो सपोज दैट ये L2। रिलेशन दिया गया है कि L1 की वैल्यू n इंटू L2 के बराबर है, यानी L1 बड़ा है और L2 कैसा है? छोटा है, लेकिन L1 प्लस L2 दोनों मिलके कितने होंगे? L के बराबर होंगे। तो दो अनइक्वल पार्ट में काटा गया, दो अनइक्वल पार्ट में काटा गया, तब क्या होगा? अभी उसी को हम लोग इक्वल कह लेंगे, तब क्या होगा? अगर दो अनइक्वल पार्ट में कट करते हैं तो बोला जाता है जो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उनमें क्या रिलेशन होगा। मान लो पहले वाले का टोटल पहले K था, इसका कितना था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज दैट K था, अभी इसका बेटा K1 हो गया और इसका कितना हो गया? K2 हो गया। तो आपने अभी पढ़ा था कि बेटा जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, जिसका लेंथ कम होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं K के टर्म में, किसके टर्म में? K के टर्म में अगर आप रिलेशन निकालेंगे, इनिशियल जो K था उसके टर्म में निकालेंगे, तब क्या करनी रिलेशन बनेगा वो फाइंड आउट करना होता है। तो लिखिएगा, अगर समझने के लिए डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर आपको डायग्राम बनाने की इच्छा रखते हो तो आप ऐसे बना लीजिए। पूरी लेंथ कितनी दी गई थी? L था, स्प्रिंग कांस्टेंट पहले K था, बाद में K1 और K2 हो गया, लेंथ का रिलेशन L1 इक्वल टू n इंटू L2 हो गया। अगर इसी को जनरल फार्मूला हम लोग लिख के अलग अलग कंडीशन में अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बदलेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करेगा? बदलेगा। ठीक, तो जरा नोट करिएगा तब बता दें। बन गया? लिखिएगा अब यहाँ पे, if spring constant of original spring is K, spring constant of original spring is K, then spring constant of first part, पहले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, पहले पार्ट का जो होगा K1 की वैल्यू होगी बेटा n+1 इंटू K अपान n। ठीक, K1 की जो वैल्यू मिलेगी n+1 इंटू K अपान n, एंड K2 की जो वैल्यू मिलेगा, पहले K1 आप लिखिएगा, K2 की जो वैल्यू मिलेगी वो n+1 इंटू K। ठीक, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 1 n+1 इंटू K अपान n, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट आप सेकेंड पार्ट लिख लीजिएगा K2 इक्वल टू n+1 इंटू K। और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के रेशियो क्या होंगे बेटा? अगर रेशियो निकाला जाए तो डायग्राम वो फार्मूला देख के बता दो। K1/K2 वैल्यू कितना होगा? हाँ, रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 अपान K2 की वैल्यू आएगी 1/n। K1/K2 की वैल्यू जो होगी 1/n के क्या हो जाएगा? अरे भाई ये फैक्टर ऊपर वाला दोनों कट जाएगा तो ये n वाला कहाँ चला जाएगा? ठीक, तो ये सॉरी K1/K2 करें ना तो 1/n वाला बचा जाएगा, ये वाला क्या होगा? ये दोनों का फैक्टर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/n के बराबर। K2/K1 करेंगे तो क्या हो जाएगा?
n के बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी जो छोटा होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा, जो बड़ा होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। पीछे स्प्रिंग की कंडीशन बोला गया था कनेक्शन के लिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था ना। चलिए जल्दी कर लो बेटा। ये तो जनरल कंडीशन हो गया, स्प्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिजाइन आपको किए जाते हैं। अगला हेडिंग करेंगे स्प्रिंग पेंडुलम। दो पार्ट में इक्वल इक्वल कट करोगे तो यहाँ पे जब इक्वल इक्वल कट करेंगे बाद में n की वैल्यू 2 हो जाएगा ना। इक्वल इक्वल पार्ट में जब कट करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा था, n यहाँ से अगर वैल्यू इसका n किसकी वैल्यू n l है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है आपका l के बराबर है, तो यहाँ टोटल वैल्यू n l प्लस l हो रहा था ना। तो उस कंडीशन में जब दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब आधे आधे में इक्वली कट करेंगे तो डबल हो जाएगा, हर एक पार्ट का 2 गुना हो जाएगा, ठीक हो गया। देखिए स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम शुरू में जो समझाया गया था, किसी स्प्रिंग से अगर किसको ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया जाए और उसे ऑसिलेट कराया जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में उसका जो मोशन होता है बेटा वो SHM होता है और उसी को हम लोग टर्म देते हैं स्प्रिंग क्या पेंडुलम कहेंगे। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पे फिलहाल हम लोग अभी आगे निकालेंगे कैसे होगा उसके टाइम पीरियड का फार्मूला। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था बेटा टाइम पीरियड, तो वो स्प्रिंग कंडीशन वो लिखा नहीं था, वो स्प्रिंग के लिए ही क्या है वो दिया गया था, ठीक। तो लिखिएगा हेडिंग किया स्प्रिंग पेंडुलम, लिखिएगा इफ ए पॉइंट मास connected from a massless spring ऐसे कनेक्ट करके हैंग कर दिया जाए, ठीक, आर placed on frictionless horizontal surface attached with spring and constitutes ये लीनियर हार्मोनिक स्प्रिंग पेंडुलम, लीनियर हार्मोनिक स्प्रिंग पेंडुलम, मतलब उसी को हम लोग कहेंगे बेटा हार्मोनिक क्या स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। और जो टाइम पीरियड आपका होता है क्या होगा, जो टाइम पीरियड होता है जैसे वहां पे हम लोगों ने कहा था बेटा T=2π√L यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन कहते थे। यहाँ पे जो आपका होता है टाइम पीरियड जो स्प्रिंग सिस्टम का होता है T=2π√इनर्शिया फैक्टर, वहाँ लेंथ लेते थे ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं। अब इनर्शियल फैक्टर का मतलब, ठीक, यानी कि जिसकी वजह से वो अपने चेंज का क्या करे अपोज करे, ठीक, तो उस कंडीशन में, और जो अपोजिंग फैक्टर हम चूंकि मास को लटका के कर रहे हैं या मास को खींच के कर रहे हैं, तो उसके बेस पे फिर हम लोग वहां से रख के क्या करते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं। तो उस केस में T= वही आता है T=2π√m कितना के। जैसे इनर्शिया किसी बॉडी की जो होती थी वो उसके मास पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, और स्प्रिंग फैक्टर जो होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा उसके क्या इलांगेशन को डिसाइड करेगा। तो स्प्रिंग फैक्टर में हम लोग ले लेंगे क्या स्प्रिंग कांस्टेंट के को, और इनर्शियल फैक्टर में ले लेंगे जिस मास को उसके साथ अटैच करके आप ऑसिलेट करा रहे हो, उसे इनर्शियल फैक्टर के टर्म में यूज करेंगे, ठीक। तो नीचे लिखिएगा, डायग्राम बना लीजिए। अभी स्टार्टिंग में आपने बनाया था फिलहाल, मान लो ये ब्लॉक आपका है m मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है बेटा, ठीक,
और जब वर्टिकली हम लोग करेंगे, ये फिक्स्ड कोई आपका सरफेस से अटैच रखते हैं। और हैंगिंग कंडीशन में जब करेंगे बेटा, जब हैंगिंग कंडीशन में आप रखोगे, ये भी मास हमारा कितना है, m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक। तो किसी भी सिचुएशन में जो भी हम लोग निकालेंगे, अगर उसको उसके मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, किसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, तो वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। और कोई बॉडी अगर ऑसिलेट करे तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड आपका ऑसिलेशन का होता है वो डिपेंड करता है उसके इनर्शियल फैक्टर एंड स्प्रिंग फैक्टर के ऊपर, ठीक। तो जो टाइम पीरियड का स्प्रिंग सिस्टम में हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं, तो टी की जो वैल्यू होता है ये आता है 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर अपान कितना, स्प्रिंग फैक्टर बोलते बेटा, इनर्शियल फैक्टर अपान स्प्रिंग फैक्टर, ठीक। ये इनर्शियल फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर के रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से आप निकालते हैं और इसी को स्प्रिंग सिस्टम के लिए लिखते हैं हम लोग, टी इक्वल टू कितना, 2 पाई रूट m/k, और फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई रूट k बाई कितना m। चूंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो उस कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का निकालेंगे इतना आएगा, और टाइम पीरियड जो लिखेंगे तो टाइम पीरियड हमारा ये मिलता है, ठीक। तो ये केस आप कहते हैं, तो जनरल हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। कोई स्प्रिंग है उसके लिए कैसे आप निकालोगे, तो यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m के हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या होगा, के होगा। स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्प्रिंग कांस्टेंट के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये लिख सकते हैं, दैट इज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कितना m, एंड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट ऑफ कितना k, that is t directly proportional root of m and t inversely proportional to root of k। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम, स्प्रिंग कांस्टेंट कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। हो गया, चलिए। तो ये हम लोग जो फार्मूला यहाँ से डिटरमाइन करते बेटा ना, वो ऐसे स्प्रिंग के लिए करते जो खुद मासलेस हो। कब के लिए, स्प्रिंग का अपना मास नहीं होता, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको स्प्रिंग का मास दिया गया है तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या इफेक्टिव मास निकालना पड़ता है, उस वैल्यू उसको रख के तब हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। हो गया बेटा, आगे लिखिएगा। ठीक है, I will point you now, if spring is massive मतलब हैवी हो, उसका मास आपका मेजरेबल हो। if spring is massive, ठीक क्या है आपका, अगर स्प्रिंग की जो वैल्यू है बेटा वो कैसा हो आपका, मैसिव हो, ठीक है, मतलब उसका अपना मास हो। अभी तक जो हम लोग लेते हैं वो मासलेस मान के चलते हैं, ठीक। स्प्रिंग इज मैसिव, देखिएगा, हैविंग मास कैपिटल M, हैविंग मास कैपिटल M, एंड ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is suspended from it, and block of mass small m is suspended from it
suspended from it, then effective mass is given by अगर स्प्रिंग बेटा जो है ना इसका अपना मास हो, उस केस में जो इफेक्टिव मास हम लोग लेते हैं बेटा एम इफेक्टिव जो मास लिया जाता है बेटा, ये स्मॉल एम प्लस जो स्प्रिंग का मास है इसका 1/3 कंसिडरेशन में आता है, एम प्लस एम बाई 3, एम प्लस कितना एम बाई 3। तो उस केस में जब टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे तो टाइम पीरियड में आप स्मॉल एम नहीं रखेंगे, खाली में इफेक्टिव जो मास आपके हैं उसको काउंट किया जाएगा। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम इफेक्टिव अपान क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पे रखेंगे, सो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम क्या इफेक्टिव बाई क्या के, ये के है बेटा, ये के है, ठीक। एम इफेक्टिव अपान के, और इफेक्टिव वैल्यू आप रख लीजिए टी इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 3 बाई के। ध्यान रखिए स्मॉल एम मास ऑफ द बॉब है, यानी जो ब्लॉक आपको करंट करके ऑसिलेट कर रहे हैं, और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक। आपके बोर्ड में क्या इफेक्टिव है क्या मैसिव स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ खाली क्या है मासलेस स्प्रिंग की कंडीशन है। बोर्ड वाले जो सिलेबस में था वो केवल किसका है, मासलेस स्प्रिंग वाली कंडीशन है। अगर बता दिया गया होगा मैसिव की कंडीशन तो बड़ी अच्छी बात है, बट आप स्कूल ही नहीं गए होंगे, है ना। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूल रेगुलर जाते थे, कितने लोग जाते थे, अच्छा जाके पढ़ते थे कि दिमाग आंख बंद करके बैठते थे, 100% कैसे? अरे हॉस्टल वाले भाग जाते हैं दीपावली 2 दिन पहले और दीपावली 4 दिन बाद, हाँ 2 साल में 3 दिन गए। चलिए अच्छी बात, नहीं गए नहीं थे आए थे, ये बात पढ़े कितना था ये मेन बात है ना। मेन मतलब क्या है आपने पढ़ा कितना, हाँ ठीक। जैसे हम लोग बीएचयू में एक लड़का था, वो भी जेएनवी गोरखपुर से था, ठीक, पिपराइच वहाँ है ना गोरखपुर में, वहाँ से था, मतलब 12th वहाँ से किया था जी। तो वो मतलब अपने यहाँ उसकी राइटिंग बड़ी पुअर थी और डायग्रामेटिकली बहुत गंदा था, ठीक। एक बार जो है फिजिक्स का था, सर बता रहे थे कॉन्सेप्ट, तो उसकी कॉपी कुछ उठा लिए, अब वहाँ गंदा लिखा था, क्या तुम्हें इतना पुअर, थोड़ा सा साउथ के थे वो, लैंग्वेज अलग बोलते थे कि अजय इतना पुअर रहा है वो, तो वो क्या कह रहे हैं हिंदी बोल नहीं पाते थे, तो जब हिंदी टर्म यूज करते तो ऐसे उल्टा पल्टा बोलते थे, तो वो कह रहा नो सर आई एम सेकेंड टॉपर ऑफ आर्ट, ठीक। तो पता लगा कि वो कहा कि हमारे मतलब एक स्टेट लेवल जो है वो हुआ था कंपटीशन, उसमें सेकंड पोजीशन थी, तो अच्छा पसुल कैसे है, तो फिर वो बोल रहा है, तो बताइए होगा कि क्या हुआ, कहते तू सेकंड कैसे टॉप हो गया, सब मेरे सर्टिफिकेट है, तो अगले सर्टिफिकेट ले आया, वाकई में सेकंड टॉपर था। बाद में बता दो मेरे पास 3 ही पार्टिसिपेंट थे, आज एक हमसे पहले वाला और एक हमारे से बेकार वाला, ठीक। तो कंडीशन वही है, हाँ चलो लिखो, हो गया। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम प्लस एम बाई 3 अपान क्या हो गया, के हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे आपको मिल जाए, है ना। हम स्कूल जाके अटेंडेंस रोज लगाते हैं, पढ़ते एको दिन नहीं है ना। चलो देखो, अरे आपको नहीं बोला, आज पढ़ते थे मुझे मालूम है, हाँ मैं सोचो कि सर जी हमको ऐसा सोचते हैं चलो देखो बेटा, हो गया जी, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, ठीक। कभी कभी ऐसे भी नमूने यहाँ भी नजर आते हैं, एक पीरियड करते हैं दूसरे पीरियड में, हाँ ठीक। नहीं बायोलॉजी नो, ये इनको पढ़ना नहीं उनकी तो बात अलग है, ठीक। वहाँ मारते थे ना, चलिए देखो पोल खोल दिया तुम्हारा, हाँ ठीक ठीक, पढ़ बेटा, अभी मत बंग मारो नहीं तो फिर आगे फिर बहुत दिन तक बंग मारना पड़ेगा, हाँ लिखो। ओके बेटा, अरे पहले पॉइंट कंप्लीट होने दो यार, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से निकाल लेते बेटा क्या चीज, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कितना होगा अगर मैसिव स्प्रिंग है, तो
मैसिव स्प्रिंग के कंडीशन में क्या होगा टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू इसके बेस पे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा रिड्यूस्ड मास बेटा, रिड्यूस्ड मास REDUCED, रिड्यूस्ड मास। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे रिड्यूस्ड मास। अब अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया बेटा, किसका, जो भी हमने स्टडी किया वो ऐसे स्प्रिंग सिस्टम से बॉडी को करंट किया जहां सिंगल बॉडी करंट की जाती थी, वो हैवी हो लाइटर हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक मास को हमने स्टडी किया। तो लिखा हमने T = 2 पाई रूट m बाई क्या के। अगर स्प्रिंग है और स्प्रिंग के दोनों साइड से मास को करंट कर दीजिए, ठीक, जैसे कह लिया जाए, ये कॉन्सेप्ट तब हम लोग का यूज होता है कि अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बोथ साइड में, कितने, बोथ साइड में, ठीक है, आपका क्या कनेक्टेड है, मास कनेक्टेड है। ठीक, ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K है और इसका मास m1 एंड कितना है, m2 है, m1 और m2 है। तो इस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब कंडीशन हमने जो पढ़ा था पहले T = 2 पाई रूट m बाई के, बट अब इसमें m कौन सा लेंगे, तब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसी को टर्म देते बेटा रिड्यूस्ड मास, यानी इफेक्टिव जो वैल्यू मास की यहाँ पे होगी वो काउंट करते हैं, और इफेक्टिव मास ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक, ये था जब मैसिव स्प्रिंग था तब के लिए, ये कब के लिए हम लोग ने यूज किया था, यही चाहे हो मोटा सा बना दो यार। अच्छा हमारे पास तो ऑप्शन है, रुक जाओ, हमारे लिए बन जाएगा ना। एक ब्लॉक है और ये ऐसे सरफेस पे रखा गया है जिसका मास कैसा है, स्प्रिंग का खूब मोटा सा है, लिखा ना मैसिव मास, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तब के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं ना। चलो बना लो। ठीक, ये था आपका, इसका मास हमने कितना लिया था बेटा, कैपिटल M, और इसका मास कितना लिया है, स्मॉल m, दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट, ये वाला जो कंडीशन थी इसके लिए आपका था। ठीक है, अभी मोटा सा बना लो। हाँ, अब पेन का क्या रिफिल निकाल के उसका टिप, हाँ चलो देखो जल्दी कर बेटा। ठीक, सेकंड कंडीशन हम लोग उसको ले रहे थे, सबका हो गया बेटा साइन। ये डायग्राम इसके लिए है, हाँ ऊपर चला गया, हाँ जो पहले अभी बनाया आपने, इरेज कैसे हो गया, ये फैक्टर तो लगा नहीं था, ये था स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई कितना, ये वाला, ये इसी का डायग्राम है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं उसे कहा जाता है कौन सा, रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो लिख लीजिए 2 पॉइंट, इफ टू masses of if two block of masses M1 and M2, two blocks of masses M1 and M2, if two blocks of masses M1 and M2 are connected by a spring, are connected by a spring and made to oscillate, and made to oscillate on horizontal surface, then reduced mass is given by, बेटा जैसे हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ते थे ना, रेसिप्रोकल सम, वैसे यहाँ पे रिड्यूस्ड मास निकलता है। ठीक, जो रिड्यूस्ड मास आपका होता है, अगर इसको आपने कनेक्ट कर दिया तो 1/mr इक्वल टू 1/m1 प्लस m2। सो एंड टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपका होगा ऑसिलेशन का इक्वल टू 2 पाई रूट कितना, m रिड्यूस्ड अपान कितना K। तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
तो पहले रिड्यूस मास के वैल्यू पुट कर लीजिएगा, फिर रख लीजिएगा, या वहाँ रखेंगे तो फार्मूला थोड़ा टेढ़ा लंबा बनेगा, उससे अच्छा पहले रिड्यूस निकाल के तब वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हाँ जी, अगर वैसे लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो एम आर की जो वैल्यू आएगी आर करके, एम आर इक्वल टू आएगा क्या, m1 m2 अपान कितना, m1 प्लस m2 होगा। तो यहाँ से रखोगे तो फार्मूला ऐसे बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपान k ब्रैकेट में m1 प्लस m2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिलहाल ये ऊपर वाला ही बेसिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर दोनों साइड से स्प्रिंग्स आपके जुड़े हुए हैं तो तब की सिचुएशन में हम लोग इसका बेटा यूज़ करेंगे, ठीक। और याद रखेंगे हमेशा टाइम पीरियड निकालते समय जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो काउंटेबल होता है, उसकी ओरिजिनल लेंथ से कोई मतलब नहीं है। मतलब स्प्रिंग का क्या सिस्टम का जब टाइम पीरियड आप निकालोगे तो मीन पोजीशन से कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक, वो डिसाइड करेगा उसके टाइम पीरियड की वैल्यू। ओरिजिनल जो लेंथ आपका है उसका वो उसके टाइम पीरियड को डिसाइड नहीं करेगा, ठीक। लेंथ जो है ओरिजिनल उस पर आपका डिसाइड नहीं होगा, हो जाएगा। नहीं बोले देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग बेटा, अभी का क्वेश्चन कर लीजिए चाहे करना हो तो, सिंपल से बनेगा। रखे थे बचना चाहे लिखो, अच्छा लिखो तो लिखिएगा। अब कनेक्शन तो अभी कराया नहीं हम लोगों ने सीरीज पैरेलल। लिखिए ये स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 4 × 10⁻6, 4 × 10⁻6, 4 इंटू कितना है 10⁻6। यूनिट क्या लिखा आपने, न्यूटन पर मीटर, ठीक, न्यूटन पर मीटर, ठीक। थ्रू विच ए ब्लॉक ऑफ मास, ए ब्लॉक ऑफ मास, ए ब्लॉक ऑफ मास ठीक है। देखिए 400 ग्राम, 400 ग्राम, 400 का 0.4 आएगा, 0.4.2 नहीं 4 ने 40 ग्राम कर लो, 40 ग्राम, 40 ग्राम is connected and oscillates, then determine time period of oscillations, हो गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। आगे इसमें बढ़ा लो बी पार्ट। इफ ये पार्ट में अगर मास नहीं कुछ दिया है तो मासलेस लेते बेटा, ठीक। बी पार्ट के लिए इफ स्प्रिंग हैविंग मास, ले लो आपका 40, पहला वाला 40 था, ले लिया 120, 40 ग्राम था ना, लिख लीजिए 120 ग्राम, 120 ग्राम, then again determine time period of oscillations, then again determine time period of oscillation, then again determine time period of oscillations, तो उस कंडीशन में आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू क्या करनी है,
डिटरमाइन करनी है। अगेन डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। एक रिड्यूस मास वाले उस पर क्या कहते हैं इफेक्टिव मास वाले कॉन्सेप्ट पे है, और दूसरा नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट उस पर है सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड। ठीक, और दे देना बेटा, साइन कर देंगे।